नमस्ते सर। और तबीयत ठीक है? जी सर, आपका तबीयत ठीक है? मेरा ठीक है। तो ये तो सायक जी, आपका सारा फॉर्मेट ठीक है, तो आप अपना लिखते रहिए, ज्यादा सेल्फ डाउट मत करिए। मैं ये बोलना चाहता, जो भी आप लिख रहे हो वो सही लिख रहे हो, और खुद ही आप डिसाइड करोगे कि भाई मुझे और क्या इम्प्रूव करना चाहिए। सामान्य तौर पे आप जो राइटिंग कर रहे हो वो सारा सही है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है। यस सर। हाँ। आ, उसके बाद अभी हमने कल, अभी हम जो अपनी क्लास हमारी चल रही है BNSS की, तो उसके हमने 6-7 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। और लास्ट हमने कल ट्रायल के बारे में पढ़ाया था। और इसमें आप पाएंगे, अगर आपने खुद पढ़ा है तो आप पाएंगे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके पढ़ने पे आपकी समझ में नहीं आए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई सेक्शन, अगर कोई पॉइंट आपकी समझ में नहीं आता, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां पे फिर मैं आपको दोबारा उसके बारे में बताऊंगा, बजाय रीडिंग के यहाँ कराने के। अभी ये मैं बोलना चाहता, ये कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है। और तकरीबन सभी में, सभी ट्रायल में, ट्रायल का जो अंतिम रिजल्ट है वो कन्विक्शन या एक्विटल पे आता है। उससे पहले गवाही इसका एक पार्ट है। तो गवाही हुआ, आर्गुमेंट हुआ, रिजल्ट हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, डिस्चार्ज हुआ, चार्ज फ्रेम करना हुआ। तो ये तकरीबन तकरीबन अनुसुईया जी सभी ट्रायल में सेम है। सिर्फ ये फर्क है कि भाई किसी में कोई चीज पहले लिख दी और किसी में कोई चीज बाद में लिख दी। और हमने कल आपको जो अंतर था पिन पॉइंट करके वो चीजें आपको बताने की कोशिश करी थी। यहां तक ठीक है हर्ष, अजय जी, अनसुईया जी? हाँ। तो सायक, सायक जी, अगर आपने रीडिंग करी ट्रायल में, तो आप मेरे को ये पूछ सकते हैं अभी कि भाई मेरे को आपने पढ़ाया था और हमने रीडिंग करी थी, मेरे को ये सेक्शन समझ में नहीं आया, या कोई और पॉइंट पूछ सकते हैं जो ब्रीफिंग करा उसको लेकर। बोलो साहब। सर मैंने जो क्वेश्चन भेजा था वही हाँ, मेरा क्वेश्चन था, बाकी तो रीडिंग के मामले में क्लियर है। बेयरेक्ट। तो आपका क्वेश्चन क्या था? सर जैसे कि हमने देखा है कि चार्ज फ्रेम ट्रायल होने से पहले होता है, मैजिस्ट्रेट करता है। अ, लेकिन जब मैं बेयरेक्ट पढ़ रहा था तब मैजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन का जो चार्जेस है, उसने जो एक्यूज्ड के खिलाफ जो चार्जेस लाए उसको देख रहा है, मतलब एग्जामाइन कर रहा है। सर यहाँ पर दोनों जगह वर्ड जो चार्ज है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है मुझे। सेक्शन वाइज एक बार बताओ, कौन से ट्रायल की बात कर रहे हो? सर मैं बाद में थोड़ा देख कर बता दूंगा। ठीक, ठीक, चलिए। तो सर, तो सर उसके बाद फिर हमने आज आपको जो प्ली बार्गेनिंग है
उस एक कंसेप्ट के बारे में बोला है। तो क्या आप कोई रीडिंग करके आए हो अनुसुईया जी? ये सर थोड़ा मैंने किया था। अच्छा, तो बताइए कुछ थोड़ा बहुत। सर मैं थोड़ा भी गाड़ी चला रही हूँ, आपको 5 मिनट कॉल करती हूँ। अच्छा, तो हर्ष जी आप बताइए, कुछ पढ़ा है तो। सर बेसिकली जो ये प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर है, पहले ये अमेंडमेंट की शेप में था, इसको है ना इसमें सीक्वेंस वाइज कर दिया गया है, इसे चैप्टर 23 का सीक्वेंस दे दिया गया है। और जो प्ली का मतलब है, इसको हम बाइफरकेट करें तो प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट, और बार्गेनिंग का मतलब होता है नेगोशिएशन। तो मतलब हम इसमें बेसिकली नेगोशिएशन कर रहे हैं, कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो सजा है वो मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, और इस पे हम बार्गेन कर रहे हैं सजा पे। और इसमें कुछ सेक्शंस भी बता रखे हैं जहाँ पे प्ली बार्गेनिंग का सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, जहाँ पे आप प्ली बार्गेनिंग नहीं कर सकते, जैसे कि ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ है, पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, जहाँ पे 7 साल से ज्यादा की सजा है, जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक की कंडीशन कंट्री को इफेक्ट करता है वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, जहाँ पे चाइल्ड के अगेंस्ट ऑफेंस में वहां पे नहीं एप्लीकेबल होगा प्ली बार्गेनिंग। सर आपका माइक म्यूट। बोलिए मोहम्मद जी, जो हर्ष जी बता चुके उसके अलावा कुछ बताना है? मेरी आवाज आ रही है मोहम्मद जी? चलिए, और कोई कुछ बताना चाहता है? अरविंद, अनिल जी, सहायक जी, अक्ष, अजय जी, अजय जी, बोलो मोहम्मद जी। जी आपने हैंड रेज कर रखा है, बोलिए। जी 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 सर, हम जो है हम ट्रेवल में है, जो कि हम नए नए साल ट्रेवल में यात्रा कर रहे थे, तो इस वजह से हम अपन रख नहीं पा रहे हैं पहली बार के बारे में कोई बात। सुन चलिए रहा हूँ सर। चलिए सर, तो आज ये कंसेप्ट हम पढ़ेंगे प्ली बार्गेनिंग का। ये हमारे ओरिजिनल एक्ट में नहीं था, और हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम, वो भी प्ली बार्गेनिंग को अलाउ नहीं करता था। जजमेंट भी आई ओड है हर्ष कि हमारे यहाँ ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट माना गया, और उन केस में समझौते की गुंजाइश को सही नहीं मानना, ये कहा गया था शुरू में, इनिशियल टाइम में। परंतु 2005 में हमने प्ली बार्गेनिंग को हमारे क्रिमिनल सिस्टम में इंट्रोड्यूस करा, जो कि 2006 में इम्प्लीमेंटेशन में आया। और उसके बाद जब BNSS आई, तो वो एक नए चैप्टर और नए सेक्शन में आया गया। इससे पहले वो अमेंडमेंट में जब आया, तो जो चैप्टर 21 था, तो 21 के साथ ही हमने 21A कर दिया, और जो सेक्शन मतलब 265 था समरी ट्रायल का, उसी से अगला
265 ए टू एल, ए से एल तक कर दिया था, पर अब हमने अमेंडेड सेक्शन को अगले सेक्शन के तौर पे रख दिया और चैप्टर भी एक अलग चैप्टर की शेप में हमने इसके बारे में बोला। ठीक है यहां तक। अब उस केस में हमने इसमें, अब इसको वन बाय वन समझते हैं अनिल जी। हमने कहा कि कोई भी क्रिमिनल केस का कॉग्निजेंस सामान्य तौर पे दो तरीके से लिया जाता है, पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट केस। तो प्ली बार्गेनिंग कौन से केस में अप्लाई होता है? तो इन्होंने कहा प्ली बार्गेनिंग कंप्लेंट केस में भी अप्लाई होएगा अनिल, और पुलिस रिपोर्ट के केस में भी अप्लाई होएगा, दोनों तरीकों में अप्लाई होगा। पहला पॉइंट है पकड़ में। प्लस अपराधों की नेचर क्या होनी चाहिए? एफआईआर का तो चलेगा, कंप्लेंट का तो चलेगा, पर उन्होंने अजय एक सीलिंग भी लगाई कि वे केस जिसकी सजा 7 साल से ज्यादा है उन पे प्ली बार्गेनिंग नहीं चलेगा, वो इस चीज का फायदा नहीं ले सकता अगर अपराध की पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा है तो। मतलब इसका क्या हुआ अनिल? मतलब उसमें अलाउड नहीं है सर प्ले प्ले बार्गेनिंग। हीनियस क्राइम मतलब हीनियस क्राइम में या सीवियर जो क्राइम्स हैं, जो क्राइम्स हैं उनमें नहीं है अलाउड। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, जो हमने बोला ना, आपने एज इट इज उसी बात को बोलना है, पर थोड़ा नेगेटिव कर दो बस। हमने बोला कि 7 साल से ज्यादा के केसों में प्ली बार्गेनिंग का रूल अप्लाई नहीं होगा। अब इसी लाइन को उल्टा करना है बस, कि जो केस की सजा 7 साल से कम की होती है उन्हीं केसों में प्ली बार्गेनिंग अप्लाई किया जाएगा। अब ठीक है यहां तक? ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना। जैसे क्वेश्चन आ रहा है ना, जैसे आप फील्ड में बैटिंग करने गए तो आपने अपना माइंड नहीं लगाना, जैसी बॉल आई उस पे वैसा ही रिप्लाई करना है। अगर आउट स्विंग आई तो आउट स्विंग के हिसाब से, इन स्विंग आई तो इन स्विंग के हिसाब से, गुगली आई तो गुगली के हिसाब से। प्रिजुडाइज नहीं होना, मौके पे देखना है। तो हमने बोला भाई 7 साल से ज्यादा के केसों पे अप्लाई नहीं होगा। आपने उसी बात को कहना है फिर सिर्फ, कि भाई इसका मतलब 7 साल से कम वालों पे अप्लाई होता है। हीनियस और ये वे इनका कहना कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये मैं बोलना चाहता। उसके बाद फिर इन्होंने, क्योंकि हर्ष BNSS में चाइल्ड की डेफिनेशन दे दी, पहले नहीं थी, और उसमें 18 साल बोल दिया, तो यहां पुराने एक्ट में कुछ सिचुएशन बताई जिन पे प्ली बार्गेनिंग अप्लाई नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि ये जो सोशल कंडीशन
सोशल इकोनॉमिक कंडीशन वाले अपराध होते हैं ना, उन पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। मोटा मोटा अनिल जी, सहायक जी, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन वाले अपराध वे होते हैं कि जो वोमेन, डिफेंस, देश, समाज, बच्चे, इनसे रिलेटेड ऑफेंस होते हैं ना, उनको हम सोशल इकोनॉमिक कंडीशन वाले अपराध बोल देते हैं। पुराने एक्ट में हर्ष, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाल के 15-16 एक्टों का जिक्र किया था कि ये सोशल इकोनॉमिक ऑफेंस माने गए, जिसमें लेडीज वाले अपराधों का कोई जिक्र था, लेडीज वाले एक्ट, डिफेंस वाले एक्ट, बच्चों वाले एक्ट, उन केसों पे ये प्ली बार्गेनिंग अप्लाई नहीं होता था। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट है, मोहम्मद जी, स्वाति जी, कैमरा ऑन करिए, अगर पॉसिबल है तो सब बच्चों से मैं बोल रहा हूं, ये मैं कहना चाहता हूं कि माइक म्यूट करिए, कैमरा ऑन करिए और ध्यान से सुनिए। तो सर, अगला पॉइंट है कि ये इस रिमेडी, ये रिमेडी किसके लिए है? एक्यूज के लिए। तो ये एक्यूज इस रिमेडी को अप्लाई कैसे करेगा? तो इसमें कहा कि सबसे पहले एक्यूज इस रिमेडी के लिए कोर्ट में, जिस कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें एप्लीकेशन लगाएगा। एप्लीकेशन में ये कहेगा मैंने अपराध करा है, ये अपराध 7 साल से कम वाले सजा का है और मैं इसमें प्ली बार्गेनिंग करना चाहता हूं। ठीक है अनुसुईया जी, यहां तक अपना अपराध एडमिट करेगा, प्ली बार्गेनिंग की रिक्वेस्ट करेगा, किस कोर्ट में? जहां केस चल रहा है। ठीक है यहां तक? अब एप्लीकेशन लगाने के बाद कोर्ट ये डिटरमाइन करेगा कि क्या ये एप्लीकेशन उसने जोर जबरदस्ती लगाई है या वॉलंटरी लगाई है, मर्जी से लगाई है या किसी ने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती करी है। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना इसमें है तो कॉमन बात, कोई भी बेनिफिट क्रिमिनल लॉ में आप लेना चाहते हो, हैंड रेज करना पहले, कोई बेनिफिट आप लेना चाहते हो क्रिमिनल लॉ में, आप एक्यूज हो, तो अगर आप पहले प्रीवियस कन्विक्ट हो चुके हो तो वो बेनिफिट आपको क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलो अक्षिका। सर वैसे तो नहीं मिलता, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट होता है प्रीवियस, उस पे नहीं मिलता। नहीं बेटा, अगर कोई प्रीवियस कन्विक्ट है तो वो उसके खिलाफ जाएगा हमेशा और कोर्ट उसको रिलीफ देने से तकरीबन हर केस में मना करेगी। मतलब यहाँ पे मे का काम नहीं है, शेल का काम है। हाँ, ठीक है। तो अगर आप प्ली बार्गेनिंग लेना चाहते हो और आपको पहले कोई सजा मिल चुकी है तो क्या आप ये रिलीफ ले सकते हो सहायक? नहीं सर। नहीं ले पाएंगे। अगर हम प्रीवियस कन्विक्टर है ना तो प्ली बार्गेनिंग का फायदा हम नहीं ले पाएंगे। एक बात हम और बोल दे इससे पहले कि भाई प्ली बार्गेनिंग में फायदा क्या होगा एक्यूज को?
तो सर इसमें बाद में आएगा, मैं पहले आपको आंसर कर दूं ताकि आपको ये कंसेप्ट समझने में आसानी हो। क्यों एक्यूज अपना एडमिट कर रहा है गिल्ट अनसुईया? क्यों मरने जा रहा है? वो इसलिए मरने जा रहा है क्योंकि यहां पे इन्होंने बताया है कि प्ली बार्गेनिंग में कोर्ट चाहे तो उसको प्रोविजन पे छोड़ देगी, मतलब सजा ही ना होगी कुछ, चाहे तो उस सजा की 1/4 सजा दे देगी, 1/2। अगर 5 साल सजा है तो इसको कितनी मिल सकती है अनसुईया प्ली बार्गेनिंग के बाद? 1.5 साल। 5 साल है तो हाफ, 2.5 सर सर। 2.5 साल, 2.5 साल। तो ये फायदा हो जाएगा ना 2.5 साल का। सर और प्ली एक केस लॉ एक भी तो है, बोलो स्वाति। कासिम भाई वर्सेस अब्दुल रहमान। सर अगर 2 साल से कम होंगी तो सजा उसको एक मिनट, शायद सर का ना नेटवर्क का इशू है। एक मिनट। सर अभी कनेक्ट हो रहे हैं तो कुछ नेटवर्क का इशू आ गया मतलब। और सर मास्टर जी कहाँ चले गए गुरुजी हमारे? सर नेटवर्क का इशू है, अभी सर का कॉल आया था, कनेक्ट हो रहे हैं, विद इन 2 मिनट्स कनेक्ट हो रहे हैं। यार बड़ी वो तो परेशानी होगी मतलब। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो बीच में वो इंटरनेट इशू आ गया था, एक बार दोबारा शुरू करते हैं। तो हमने कहा कि उसको फायदा क्या मिलेगा, या तो बिना जेल जाए घर चला जाएगा, या जो उस केस की सजा है मिनिमम, अगर मिनिमम है 5 साल तो उसका काम चल जाएगा 2.5 साल में। और अगर किसी अपराध की सजा मिनिमम ना है तो उसको सजा मिल जाएगी 1/4। मतलब अगर किसी की सजा 4 साल है किसी अपराध की, तो कोर्ट चाहे तो उसको 1 साल की सजा देके और उसका निपटारा हो सकता है। ठीक है, तो इन फायदों के लिए अनसुईया जी वो प्ली बार्गेनिंग में ये एडमिट करेगा कि मैंने ऑफेंस करा है और मैं जो है समझौता करना चाहता हूं। ये मैंने एंड पर्पज बताया ताकि आप इस कंसेप्ट को समझने की में आसानी हो। ठीक है अनिल जी, हर्ष जी, ठीक। तो अभी हम बात कर रहे थे कि एक्यूज एप्लीकेशन लगाएगा, कोर्ट उसको एग्जामिन करेगा और एग्जामिन करके वो देखेगा कि क्या वो पहले अपराधी तो नहीं था, क्योंकि उस केस में प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट
अप्लाई नहीं होएगा। उसके बाद वो पार्टियों के अपीयर होने का बोलेगा और ये एग्जामिन करेगा कि एप्लीकेशन वॉलेंट्री थी या इनवॉलेंट्री थी। अगर तो वो पाएगा कि एप्लीकेशन इनवॉलेंट्री थी तो क्या करेगा अनसुईया जी? एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। अगर इनवॉलेंट्री है तो एप्लीकेशन को डिसमिस कर देगा, केस को मेरिट पे सुनेगा। लेकिन अगर उसको ये पाता है कि एप्लीकेशन वॉलेंट्री है तो फिर वो सभी पार्टियों को नोटिस करेगा। ये किन किन केसों में अप्लाई होएगा अनसुईया हर्ष जी? कौन कौन से तरीकों पे अप्लाई होगा ये? ऑफेंसेस लेस देन 7 years में सर। पुलिस केस पे भी और कंप्लेंट केस पे भी। अब जब हम नोटिस करेंगे हर्ष, तो पुलिस केस में हम नोटिस किसको करेंगे? एक्यूज को सर। और एक्यूज ने तो एप्लीकेशन ही लगाई है। विक्टिम को नोटिस करेंगे। और पुलिस को करेंगे। और पीपी। हाँ, ये तो वे चीज हो गई अगर वो पुलिस केस है। तो पुलिस केस में हम एक्यूज, विक्टिम, आईओ, पीपी इन सबको नोटिस करेंगे। और कंप्लेंट केस में हर्ष कंप्लेनेंट को और कंप्लेनेंट को एक्यूज और कंप्लेनेंट। इसमें तो ना तो आईओ का रोल है और ना ही पीपी का रोल है। ठीक है यहां तक? और ये अपने साथ अपने वकील को भी ला सकते हैं। यहां तक ठीक है? अब समझ में आ रहा है अजय जी, सहायक जी, कि अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि एप्लीकेशन वॉलेंट्री है, पहले अपराधी नहीं रहा, तो पुलिस केस में आईओ, पीपी, एक्यूज, विक्टिम, इनके वकील, इन सबको बुलाएगा। और कंप्लेंट केस में एक्यूज और विक्टिम और इनके वकील, इनको नोटिस कर देगा। यहां तक ठीक है हर्ष? चलिए, अब उसके बाद क्या करेगा? फिर उसके बाद नोटिस होने के बाद, सबके आने के बाद अनुसुईया जी, वो ये कहेगा जाओ और फील्डिंग करके आओ। मतलब जाओ और आप MSD महेंद्र सिंह धोनी, यहां पे है म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन, मतलब आपस में कंप्रोमाइज वाला कोई फैसला बना के लाओ। यहां तक ठीक है? क्या कहा इसने अनसुईया? सर MSD एग्रीमेंट जो होता है वो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाएगा सर। हाँ, उनको कहा जाएगा कि आप जाओ और समझौते की संभावनाओं को तलाशो, और अगर बनता है तो भाई लेके आ जाओ, नहीं बनता तो केस तो हम सुन ही रहे हैं। ठीक है यहां तक? उसके बाद फिर सभी स्टेक होल्डर को, मतलब सभी पार्टी को, आपस में वो बैठेंगी, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन बताएंगी, ऑप्शन बताएंगी, और वे आपस में अगर अपनी बातों पे अड़े रहेंगे तो समझौता बनेगा हर्ष? नहीं बनेगा। लेकिन
अगर सभी पार्टी 2 कदम पीछे लेगी तो समझौता बन सकता है। ठीक है यहां तक? तो सर अगर उनका समझौता नहीं बना तो क्या होगा अक्षिका? तो केस सर जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। इस बात की रिपोर्ट आ जाएगी कि भाई हमारा कुछ ना हुआ, और फिर केस जहां पे था वहां से शुरू हो जाएगा। और अगर उनका समझौता बन गया तब क्या होगा अनिल जी? तब सर कोर्ट उसके अकॉर्डिंगली अपना तो या चीज जो है उसको वही प्रोबेशन पे कर देगी, या तो या उसकी सजा जो है वो दिए अगर वो हाँ, अगर उनका समझौता बन गया तो उस समझौते को, एमएसडी को, म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन को हम कोर्ट में भेज देंगे। कोर्ट उस एमएसडी को फाइल का पार्ट बना लेगा और फिर आगे जाके अगली कार्रवाई करेगा। ठीक है यहां तक अनिल जी? चलिए, उसके बाद अब कोर्ट उसमें 4 काम करेगा जो मैंने अभी पहले आपको बताए थे। सबसे पहले, जब म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन हो गया तो कोर्ट आपको आपको मतलब सभी पार्टी को सुनेगा। जिससे लेने हैं वो बोलेगा भाई बताओ आपने क्या दिया, जिसने देने हैं उससे पूछेगा भाई बताओ आपने क्या दिया। तो पूरा अपना सेटिस्फेक्शन करेगा कि क्या जो समझौता हुआ है वो सबकी मर्जी से हुआ है। ठीक है यहां तक पहला पॉइंट। दूसरा, उनको प्रोविशन पे सुनेगा। प्रोविशन एक अलग कंसेप्ट होता है, अभी आएगा जब बताएंगे। इसमें मोटा मोटी ये है अजय जी, प्रोविशन का मतलब कि कोर्ट ने आपको अपराधी घोषित कर दिया, एविडेंस के बाद आपके खिलाफ एविडेंस आ गई, कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, अपराधी घोषित कर दिया, कन्विक्ट कर दिया। लेकिन अगर आपने पहले कोई अपराध नहीं करे और आप अपनी मजबूरी बता दो और आप अपना चाल चलन अच्छा बता दो और कोर्ट जिसमें कन्विंस हो जाए, तो कन्विक्शन होने के बाद भी कोर्ट क्या करेगा अक्षिका? सर प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है उसका तो सजा कम कर देगा या कम उसको नहीं छोड़ करेगा, देगा? कम नहीं छोड़ करेगा। देगा। सर नेक के कन्विक्स लिए छोड़ देगा सर उसको, हाँ छोड़ देगा। रैम पे। प्रोविशन पे अगर आप कोर्ट को कन्विंस कर दो तो वो आपको कोई जेल नहीं भेजेगा बल्कि बॉन्ड लेके घर भेज देगा। अब ठीक है यहां तक? ठीक है अनुसुईया जी? चलिए, अब तीसरा पॉइंट, जब कोर्ट ने आपको सुन लिया उसके बाद अगर कोर्ट ने आपको प्रोविजन दे दिया तो मामला आगे बढ़ेगा हर्ष? नो सर। ये तो छोड़ ही दिया, घर जाओ अपने। लेकिन अगर कोर्ट आपकी बात से कन्विंस नहीं हुआ तो कोर्ट क्या करेगा? फिर कोर्ट आपको सजा देगा। कितनी सजा देगा? अगर जो केस आपके ऊपर लगा हुआ है उसमें कई अपराधों में, जैसे कि वोमेन का अपराध है हैरेसमेंट वाला, आउटेज ऑफ मोडेस्टी, कितनी सजा है उसमें हर्ष? पनिशमेंट मुझे याद नहीं है, शायद 7 ईयर से ज्यादा की है। आउटेज ऑफ मोडेस्टी सेक्शन 354 है सर,
पहले शायद 2 साल थी, अब जो है मिनिमम 1 ईयर है और मैक्सिमम 5 ईयर है। मैं फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं हर्ष। तो अब इसमें क्या 6 महीने की सजा दे सकता है इसमें अनुसुईया? मधु जी, मधु जी। सर हाफ हो जाएगी ना? नहीं, सामान्य केस में मैं पूछ रहा हूं, जिस अपराध की सजा मिनिमम दी हुई है, तो क्या उससे कम जज सजा दे सकता है? सर अगर प्ली बार्गेनिंग है तो मे बी शायद नहीं। मैं सर क्या का तो हाँ या ना में देना जवाब। नहीं सर। हाँ, अगर किसी केस की मिनिमम सजा है तो उस केस में जज उस मिनिमम से कम नहीं दे सकता, पहला पॉइंट। परंतु प्ली बार्गेनिंग में अगर किसी अपराध की सजा मिनिमम सजा दी गई है तो कोर्ट के पास पावर है प्ली बार्गेनिंग के कंसेप्ट के हिसाब से कि वो चाहे तो मिनिमम का भी आधा दे सकता है। तो इसमें एक्यूज को फायदा होगा, नुकसान होगा अनसुईया? फायदा होगा सर। फायदा होगा यार। और तीसरा स्टेप है कि कोर्ट ने आपको सुन लिया, कोर्ट ने आपको प्रोविजन पे नहीं छोड़ा, और आपका जो अपराध था ना, उस अपराध में मिनिमम सजा भी नहीं थी। मतलब क्या था? वो केस ऐसा है जिसमें ये बोला हुआ है कि इस केस में आपको अप टू 5 ईयर तक सजा दी जा सकती है। तो उसमें कोर्ट क्या करेगा? उसमें 5 साल की 1/4 वो सजा उसको दे सकता है। तो ये 4 स्टेप मैंने अभी आपको बताने की कोशिश करी। कोई डाउट? अजय जी, अनिल जी, त्यागी जी? ठीक है, चलिए सर। अभी हमारा बीच का टाइम हो गया है, तो हम एक आपको रिक्वेस्ट करते हैं जो डेली कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है इसको शेयर करिए, राइटिंग करिए, रिवीजन रखिए। और एक क्लास हमारी हिमाचल प्रदेश के लिए सिविल जज के लिए, वो क्लास हमारी 5 बजे से भी शुरू है। तो अगर किसी ने अटेंड करना है या आपका कोई सहयोगी है तो आप उनको बता सकते हो कि हिमाचल के लिए एक क्लास हमारी 5 बजे से भी शुरू हो रही है, चल रही है। तो जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो वहां पे अपना एंटर कर सकता है। और इसके लिए भी हम बोल रहे हैं कि कृपा करके अपना रजिस्ट्रेशन कराइए इस क्लास के लिए भी। जो करा चुके हैं उसका धन्यवाद, और जिसने नहीं कराया तो उससे भी हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। ठीक। और बाकी कोई क्वेरी है आपकी किसी भी पॉइंट को लेकर, प्रिपरेशन को लेकर, किसी सब्जेक्ट के पॉइंट को लेकर, अपार्ट फ्रॉम दिस क्लास यू कैन अप्रोच बाय दी व्हाट्सएप नंबर जो अभी यहाँ पे फ्लैश हो रहे हैं। उन नंबर पे भी आप अपना कोई भी क्वेरी आपकी है, प्रैक्टिकल, एकेडमिकल या किसी सब्जेक्ट को लेकर, तो वो आप हम पे फॉलो कर सकते हैं। क्लास तो चलती रहेगी अपने हिसाब से, बट अदरवाइज भी आप अगर हमें कुछ अप्रोच करना चाहें तो उन नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं, ये मैं बोलना चाहता हूँ। बट मेन हमारी बात है कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए अपने ग्रुप्स वगैरह में, ताकि बच्चे, अगर हमसे कुछ बेनिफिट होता है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें आ सके, ये मैं बोलना चाहता हूँ। अगर नहीं तो प्रैक्टिकल चीजें बताएंगे तो आपको ही ताज्जुब होगा, वो तो हम बताना नहीं चाहते अभी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर बच्चे ज्यादा पढ़ेंगे तो ही ज्यादा अच्छी बात है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। कोई डाउट अनुसुईया? हाँ, तो सर अब
उसके बाद ये इसका बेस सेक्शन था यहां तक। अब बाकी पॉइंट इसके मिसलीनियस है। हाँ, एक बात और बता दें कि जब कोर्ट आपकी इंक्वायरी कर रहा है तो सारा काम इन कैमरा प्रोसीडिंग होगा। जब जज शुरू में आपसे पूछ रहा है ना, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री वर्कआउट करके आओ, वो सारा कैसे होएगा? इन कैमरा। परंतु जब कोर्ट ऑर्डर सुनाएगा वो ओपन कोर्ट में सुनाएगा, ये मैं बोलना चाहता हूं। उसके बाद फिर हमने कहा कि प्ली बार्गेनिंग के केस में कोर्ट जो ऑर्डर करेगा वो किस पे बेस है अनिल जी? इस पे एमएसडी पे बेस है सर। एमएसडी पे बेस है। पार्टियों ने मर्जी से कोई फैसला किया और उस मर्जी के फैसले पे ही कोर्ट ने जजमेंट दिया। सिंपल यहां तक। तो वो जजमेंट, कोर्ट का जजमेंट फाइनल होगा, उसकी कोई अपील वगैरह नहीं होगी, सिवाय सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करने के अंडर आर्टिकल 136 और रिट फाइल करने के अंडर आर्टिकल 226 और 227। ये रेमेडी हमने बताई है। 2 रेमेडी है, ईदर फाइल एसएलपी बिफोर सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136 और आल्सो फाइल रिट पिटीशन बिफोर द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। यहां तक ठीक है अक्षिका? ठीक। उसके बाद अब इसमें जो प्ली बार्गेनिंग वाली कोर्ट है, जहां पे केस चल रहा था, जहां पे आपने एप्लीकेशन लगाई थी, वहां पे अभी जब आपने एप्लीकेशन लगाई तो क्या जब ही एमएसडी हो गया अनसुईया? जब ही फैसला आ गया अनसुईया? बताओ। नहीं सर, एमएसडी के बाद ही सर, एप्लीकेशन तो एमएसडी से पहले लगाई जाएगी सर। वो तो ठीक है, पर बाद अभी तो उसमें MSD बहुत कुछ होना बाकी है ना। तो ऐसी एप्लीकेशन लगाने के बाद ऐसी कोर्ट को बेल और रिमांड के मामले में सभी पावर सेम होगी जैसी कि कोर्टों को होती है। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि आपने प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन तो लगा दी, बट यू आर इन जेल। आपने जेल में हो अभी, तो प्ली बार्गेनिंग के ब्याह पर आप बेल की एप्लीकेशन लगाना चाहते हो तो ये कोर्ट आपको बेल प्रदान कर देगी। सर वॉइस म्यूट है।
उसके बाद एक हमारा कंसेप्ट है सेट ऑफ का। क्या होता है सेट ऑफ, हर्ष? सर सेट ऑफ का मतलब ये होता है जो एक्यूज ने सजा ले ली है, मतलब सजा अंडर ट्रायल जितना रहा है, तो वो उसकी पनिशमेंट जितनी दी हुई है कोर्ट ने उससे एडजस्ट कर लेता है कोर्ट। हाँ, सेट ऑफ का मतलब है सजा का एडजस्टमेंट कर लेना क्रिमिनल लॉ में। और सिविल लॉ में क्या मतलब है हर्ष? सिविल लॉ में याद नहीं आ रहा अभी। अमाउंट वहां का सेट ऑफ करना। पैसे का सेट एडजस्टमेंट कर लेना। सिविल में पैसे को एडजस्टमेंट कर लो और क्रिमिनल में सजा को एडजस्टमेंट कर लो। कि अगर आपने इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल के दौरान आप जेल में हो और अल्टीमेटली आपको सजा हो जाती है 2 साल की, आप ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल में 2 साल जेल रह चुके हो, तो कोर्ट आपको कन्विक्ट कर देगी। तो कितने दिन जेल जाना पड़ेगा आपको अनिल जी? चलो 2 साल तो कम कर देंगे, 2 साल माइनस हो जाएगा सर। कितने दिन जाना पड़ेगा जेल? अगर सजाई 2 साल तक थी तो नहीं जाना पड़ेगा सर जेल। बस 2 साल की सजा थी, 2 साल आई हैव ऑलरेडी अंडरगोन, तो वो सजा फिर आपको जेल जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है अभी यहां तक? चलिए, उसके बाद अब हमने शुरू में एक लाइन बोली थी अनुसुईया कि एक्यूज एप्लीकेशन लगाएगा कि मैं अपराधी हूं, मैंने ये काम किया है और मैं इसमें समझौता चाहता हूं। अब उसने खुद ही बात एडमिट कर ली कि मैंने अपराध करा है, तो क्या इस स्टेटमेंट को किसी और केस में यूज कर सकते हैं हम अनुसुईया जी? नहीं सर, नहीं कर सकते। एप्लीकेशन लगाने का पॉइंट सिर्फ प्ली बार्गेनिंग के पॉइंट पे है। अगर वो आगे सिरे नहीं चढ़ता तो फिर इस स्टेटमेंट का उपयोग आप कहीं और पे उस एक्यूज के अगेंस्ट में नहीं कर सकते हो। ये बात इसमें बोली गई है। उसके बाद पहले तो इसमें लिखा था कि 14 साल से कम के बच्चे, वोमेन, सोशल इकोनॉमिक ऑफेंस और जुनाइल जस्टिस एक्ट, उनके अंदर आने वाले बच्चे, प्रीवियस कन्विक्शन, जो प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुके हैं वे आदमी, और वे जिनकी सजा 7 साल से ऊपर है, उन पे ये कंसेप्ट हर्ष लागू होगा या नहीं होगा? उन पे ये कंसेप्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, पर नए एक्ट में क्योंकि चाइल्ड कोई पहले चाइल्ड की कितनी उम्र लिखी हुई थी अनुसुईया सीआरपीसी में पुराने वाले में? सर अंडर 18 ईयर्स। पहले 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 21 सर। हमने कहा पहले सीआरपीसी में बच्चों के मामले में डिफरेंट एज थी। कहीं अगर सीजीएम ट्रायल करेगा 27 में पुराने वाले में तो 16 साल थी। लड़कियों की रेप के मामले में 15 साल थी। अगर वल्गर लिटरेचर हम बेचते हैं यंग पर्सन को तो वहां 20 साल थी। ऐसा करके पहले बच्चों की एज के मामले में
डिफरेंट डिफरेंट एज का जिक्र किया हुआ था। अब हमने इसमें चाइल्ड को डिफाइन कर दिया जिसमें हमने उसकी उम्र यूनिफॉर्मेटली 18 ईयर मान लिया। ये मैं बताना चाहता हूं। तो लेकिन जो अब इन्होंने बोला कि जो जुनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 का, अगर कोई उसका अपराधी है तो उसको भी प्ली बार्गेनिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये कहना चाहता है। ठीक है यहां तक? चलिए, अब मोटा मोटी इस कंसेप्ट का कोई भी ऐसा एज सच कोई लैंडमार्क जजमेंट नहीं है। बाकी जो इसका कंसेप्ट था वो मैंने आपको बताया। मोटा मोटी इसको हम 2 या 3 पार्ट में देख सकते हैं। पहला कि भाई ये किन केसों में अप्लाई होता है। दूसरा, कौन सी कोर्ट में लागू होगा। तीसरा, वो कोर्ट एमएसडी को फॉलो करवाने की कोशिश करेगी। और जब एमएसडी अगर होता है तो 4 सिचुएशन ये मैंने आपको अच्छी तरह बताने की कोशिश करी। पहला, पूरे एमएसडी पे उनको सुनेगा, प्रोविजन पे सुनेगा। पहला है सुनना। दूसरा, अगर प्रोविजन बनता है तो उसको सजा ना देकर प्रोविजन पे छोड़ना। अगर सुन लिया हर्ष, प्रोविजन नहीं बना, तो तीसरी स्टेज आएगी कि अगर उस केस में सजा देनी है और वह सजा मिनिमम भी है तो उस मिनिमम का आधा, और अगर मिनिमम ना है तो टोटल सजा का 1/4। ये 4 एंड रिजल्ट है इसके, प्ली बार्गेनिंग के एंड रिजल्ट है यो। उसके बाद हमने बोला कि भाई ऑर्डर फाइनल है पर एसएलपी और रिट फाइल कर सकते हो, बेल वगैरह भी दे सकते हो कोर्ट, सेट ऑफ का रूल अप्लाई होगा, स्टेटमेंट यूज नहीं करी जाएगी और कहीं, और जेजे पे भी अप्लाई नहीं होगा। मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि अब कोई ड्रॉबैक बचा हो। अनसुईया? यस सर, सब फाइनल है। सायक? सर एक 1/6 का कंसेप्ट में देख रहा था, वो समझ में नहीं आया। किसका? 1/6 पनिशमेंट का कुछ है 293 का एंड पे एकदम। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बाद में अमेंड होके आया बेटा, पुराने में नहीं था, नए में है कि अगर मिनिमम है तो मिनिमम का 1/2 पनिशमेंट, और where the accused is a first time offender, एक सेकेंड, if the court find that minimum punishment is, हाँ लिसन, सामान्य तौर पे बोला कि अगर किसी केस की मिनिमम पनिशमेंट है तो उसको 1/2 पनिशमेंट दी जाएगी। मान लो मिनिमम 4 साल है तो कितनी मिलेगी उसको? 2 साल, 1/2। परंतु सायक जी नए एक्ट में एक पॉइंट और जोड़ दिया। क्या? अगर यही ऑफेंडर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और पहले वो
कभी भी कन्विक्ट नहीं किया गया, तो जो मिनिमम का 1/2 था ना, वो उसको कितना मिल जाएगा? 1/4। 1/4। 1/4 बेटा, पहले मिनिमम में फिर कितनी मिलेगी अनुसुईया? सर फिर 1/6। नहीं, अगर किसी की मिनिमम 4 साल है तो सामान्य तौर पे उस मिनिमम का 1/2 मतलब 2 साल। लेकिन अगर वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और पहले वो किसी भी अपराध में उसको सजा नहीं मिली, तो उसको कितनी सजा मिलेगी अनुसुईया? 1 साल। 1 साल। अब ठीक है यहां तक सहायक जी? यस सर। और सेम आगे चल के अगर किसी ऑफेंस की मिनिमम सजा ना है, तो उस सजा का, मान लो एक सजा है अप टू 6 ईयर, तो उसको मिलेगी 6 साल का 1/4, अगर मिनिमम नहीं है तो। अक्षिका, डी क्लोज। और अगर वही ऑफेंडर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और पहले उसको सजा नहीं मिली हुई, तो 1/4 की बजाय उसको और रिलैक्सेशन मिल जाएगी 1/6। ठीक है अब यहां तक सहायक जी? जी सर। अनुसुईया, यस सर। हर्ष, अनिल जी, कहने का मतलब है पहले इन्होंने मिनिमम सजा वाले अपराधों में 1/2 का प्रोविजन रखा था, और जिसमें मिनिमम ना है उनमें 1/4 का रखा था। पर इन्होंने अब एक लाइन और जोड़ दी और रिलैक्सेशन दे दी नए एक्ट में, कि मिनिमम वाले केस में भी अगर एक्यूज फर्स्ट टाइमर है और पहले कभी वो कन्विक्ट ना हुआ, तो उसको 1/2 की बजाय कोर्ट चाहे तो 1/4 तक भी दे सकता है, मतलब और रिलैक्सेशन दे देगा। और जिसकी मिनिमम ना है, जिसमें पहले वो 1/4 दे सकता था, अगर वो फर्स्ट ऑफेंडर है और प्रीवियस कन्विक्टर नहीं हुआ उड़, तो उसको 1/4 के साथ साथ 1/6 सजा भी वो दे सकता है। अब ठीक है यहां तक? बेसिकली इसमें फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को ज्यादा रिलैक्सेशन दिया गया है नया एक्ट में। ऑब्वियसली वो तो होता ही है सब जगह फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को तो। ठीक है यहां तक? चलिए, अब इसमें अगर हम मोटा मोटी देखें तो किन केसों पे अप्लाई होगा वो सेक्शन, और इसका जो एंड रिजल्ट है, ये 2 सेक्शन अभी रीड कर सकते हैं हम। एक तो पहले कोई बीच में क्वेश्चन है तो वो बोल दो एक बार, और नहीं तो 2 सेक्शन रीडिंग करेंगे। बोलो। सर आपने बताया कि कोर्ट प्रीवियस कन्विक्ट को प्ली बार्गेनिंग के लिए अलाउ नहीं करेगा। हाँ, सर और यहाँ पर फर्स्ट टाइम कन्विक्शन, इसमें बोला कि प्ली बार्गेनिंग इन दिस केस दैट ही हैज नॉट प्रीवियसली कन्विक्टेड। हाँ, ये जो आप बोल रहे हो सर, ये आपका 290 का रूल नंबर 2 में लिखा हुआ है साहब जी, पहले नोट कर लो एक बार। कि उस एप्लीकेशन में आपने ये बताना है कि मैं प्रीवियसली कन्विक्टेड ना हूं जब ये एप्लीकेशन एंटरटेन होगी। यहां तक ठीक है सहायक? जी सर। और इसमें आगे चल के बोला है
293 की बात कर रहा हूं, सब क्लोज सी। तो एक बार इसको पढ़ते हैं, मैंने बोला ये सेक्शन पढ़ेंगे अभी, तो इसमें दिखा और कुछ क्लैरिटी देखते हैं। सर मैं बताऊं सर, इसमें जो 290 में लिखा है कि प्रीवियसली बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन विच ही हैड बीन चार्ज्ड विद द सेम ऑफेंस, पर अगर 293 में देखा जाए तो उसमें बोल रहा है कि कोई भी ऑफेंस इन द पास्ट, कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन द पास्ट। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है सर। तो इसमें रिलैक्सेशन इसलिए दे रहा है कि कोई भी ऑफेंस में वो पास्ट में नहीं कन्विक्टेड हुआ है, तो इसमें रिलैक्सेशन 1/4 वाला मिलेगा। पर 290 का जो एप्लीकेशन है, जो सेम ऑफेंस में अगर वो चार्ज नहीं हुआ है पहले, तो एप्लीकेशन मतलब दे सकता है। ये कहना यही चाह रही है difference। अनुसुईया कि अगर आपने कोई ऑफेंस किया और उसमें आपको सजा मिल चुकी है और फिर आप दोबारा वो अपराध कर रहे हो वही जिसमें सजा मिली, तो ये एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं होगी। ये तो बोला 290 में, यहां तक ठीक है अनुसुईया। जबकि रिलैक्सेशन वाले में बोला कि आपने पहले कोई भी अपराध में आप कन्विक्टर हो, प्रीवियस कन्विक्ट ना हुआ किसी भी में, और आपको कोई भी सजा किसी केस में ना मिली हो। एक बार पढ़ के और देखते सहायक, जब कुछ और पकड़ में आएगा। जी सर। पढ़िए दिखा। अंशुल जी आप पढ़ो। Section 289, application of chapter. This chapter shall apply in respect of an accused against whom A. The report has been forwarded by the officer in charge of the police station under section 193, alleging therein that an offence appears to have been committed by him other than an offence for which the punishment of death or of imprisonment for life or of imprisonment for a term exceeding 7 years has been provided under the law for the time being in force. Or B. क्या कहना चाह रहा है ये? सर इसमें बोल रहा है कि ये चैप्टर उसी में अप्लाई होगा जहाँ पे सर जो ऑफिसर इन चार्ज इन द पुलिस स्टेशन सेक्शन 193 में से जो ऑफेंसेस उसी में उसी से रिलेटेड, जैसे पनिशमेंट ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 7 years में नहीं। सर इसमें तो अप्लाई होगा लिखा है सर क्लॉज ए में, अदर देन। नॉट एक्सीडिंग, अदर देन। ओके सर। अदर देन को मार्क करो। यस सर, यस सर। अदर देन डेथ, अदर देन लाइफ, अदर देन मोर देन 7 year, उनके अलावा अपराधों में ये अप्लाई होगा। तो ये टेढ़ी बात जलेबी की तरह बात लिखी हुई है, इसको आप सीधे सीधे क्या लिखोगे? दिस कंसेप्ट इज अप्लाई इन पुलिस रिपोर्ट विच इज पनिशेबल बिलो देन 7 year। ठीक है यहां तक? बोलो साहब। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मार्किंग कहाँ का करना है, अंडरलाइन, वो थोड़ा एक बार बता दीजिए। सारा तो नहीं बोल पाएंगे, सारा की तो आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी हमने बोला कि जहां आदमी फंसता है तो वो मैंने बोल दिया अदर देन। जी जी। क्योंकि अदर देन या तो आप उसको टेक्निकली पढ़ो या सिर्फ आप ये लिख दो कि भाई 7 साल से कम के पुलिस केस में भी ये अप्लाई होगा, या तो सीधी लाइन लिखो या जो इसमें लिख रहा है उसको लिखो, पर यहां लिखा हो रहा है अदर देन डेथ लाइफ एंड मोर देन 7 year, उन केसों के अलावा। इसका मतलब क्या हुआ कि वे तो उन पे तो लागू होगा नहीं, फिर बचा कौन सा? फिर बिलो 7 year बच गया बस। पढ़िए आगे। पढ़िए आगे। मैं पढ़ूं? हम्म। Clause B. A magistrate has taken cognizance of an offence on complaint other than an offence for which the punishment of death or of imprisonment for life or of imprisonment for a term exceeding 7 years has been provided under the law for the time being in force, and after examining complaint and witnesses under section 223 issued
the process under Section 227 but does not apply where such offence affects the socio-economic conditions of the country or has been committed against a woman or a child. क्या कह गए ये? सर इसमें बोल रहा है कि मजिस्ट्रेट जो कंप्लेंट केसेस है जो लेस देन 7 years इम्प्रिजनमेंट है उसमें भी लगेगा और उसमें सर जो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस है उसमें सर नहीं लगेगा और जो जो ऑफेंसेस है रिलेटेड टू वुमेन और चाइल्ड उसमें सर नहीं लगेगा। वोमेन में, चाइल्ड में और सोशल इकोनॉमिक ऑफेंस में, इन 3 प्रकार के केसों पे प्ली बार्गेनिंग का फायदा आपको नहीं मिलेगा। अब सोशल इकोनॉमिक ऑफेंस, इसको कौन डिटरमाइन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। पढ़ो आगे अनुसुईया जी। Clause 2. For the purposes of subsection 1, the central government shall, by notification, determine the offences under the law for the time being in force, for which which shall be the offences affecting the socio-economic conditions of the country. तो जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन वाले ऑफेंस है उसको घटाना, बढ़ाना, ये किसका काम है? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, ये हम बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो बोलो मधु जी। सर सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस में कौन कौन से लॉ आएंगे, आप वो थोड़ा एक बार बता देंगे? वो मैंने बोला था इनिशियली, मोटा मोटा कोई डेफिनेशन नहीं है, पर जो हमारे सामाजिक ताने बाने को इफेक्ट करते हो वो कोई भी हो सकता है। खासकर उसमें पुराने एक्ट पढ़ेंगे ना अब मधु जी, पुराना एक्ट, Yes, sir. अगर आपके पास कोई पुराना एक्ट पढ़ा हो तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम से कम 15-20 एक्ट लिखे हुए थे सोशल इकोनॉमिक कंडीशन वाले ऑफेंस में। Okay. तो वोमेन से रिलेटेड, इमोरल ट्रैफिक वाले एक्ट, बच्चों से रिलेटेड, आर्मी डिफेंस से रिलेटेड, उन अपराधों को सोशल इकोनॉमिक कंडीशन वाले ऑफेंस माने गए हैं। बच्चों के, समाज के, वोमेन के, उन अपराधों को बोला है मोटा मोटी। ओके सर, थैंक यू सर। कुछ देश और डिफेंस के, उसकी लिस्ट को कम करना या ज्यादा करना किसका काम है अक्षिका? सेंट्रल गवर्नमेंट। वेरी गुड, सेंट्रल Thank गवर्नमेंट। हाँ, और कौन पढ़ेगा? हैंड रेज करो। चलिए सायक जी पढ़ो। Section 290. Application for plea bargaining. Clause 1. A person accused of an offence may file an application for plea bargaining within a period of 30 days from the date of framing of charge in the court in which such offence is pending for trial. क्या कहना चाह रहा है ये? सर इसका मतलब जो एक्यूज पर्सन है प्ली बार्गेनिंग के एप्लीकेशन चार्ज फ्रेम होने का 30 दिन के अंदर ला सकता है। आगे Clause 2. The application under subsection 1 shall contain a brief description of the case relating to which the application is filed, including the offence to which the case relates, and shall be accompanied by an affidavit shown by the accused stating therein that he has voluntarily preferred, after understanding the nature and extent of punishment provided under the law for the offence, the plea bargaining in his case, and that he is not previously been convicted by a court in which he had been charged with the same offence. क्या कह रहा है ये? सर यहाँ पर एक्यूज्ड पर्सन जो है एक एफिडेविट देगा कि उसने वॉलंटरीली किया ये प्ली बार्गेनिंग और दैट ही हैज नॉट बीन चार्ज्ड विद द सेम ऑफेंस। और पहले वो कोई भी सजा उसको इस केस में, इस तरह के किसी भी केस में पहले उसको कोई सजा नहीं हुई है। अब ठीक है यहां तक? जी सर। आगे बढ़ो। Subsection 3. After receiving the application under subsection 1, the court shall issue notice to the public prosecutor
or the complainant of the case and to the accused to appear on the date fixed for the case. आगे फिर नोटिस कर दिया जाएगा उनको बुलाने का। अभी रुको सहायक मधु जी, आप पढ़ो इसके बाद। Clause subsection 4. When the public prosecutor or the complainant of the case and the accused appear on the date fixed under subsection 3, the court shall examine the accused in camera, where the other party in the case shall not be present to satisfy itself that the accused has filed the application voluntarily, and where subclause A, the court is satisfied that the application has been filed by the accused voluntarily, it shall provide time not exceeding 60 days to the public prosecutor or to the complainant of the case and the accused to work out a mutual satisfactory disposition of the case, which may include giving to the victim by the accused the compensation and other expenses during the case, and thereafter fix the date for further hearing of the case. नोटिस देके वो उनको एमएसडी का बोलेगा, पहले नहीं लिखा था, 60 दिन का टाइम देगा एमएसडी के लिए। बढ़ो। Sir, एक second. B. The court finds that the application has been filed involuntarily by the accused, or he has previously been convicted by a court in a case in which he had been charged with the same offence. It shall proceed further in accordance with the provisions of this Sahita from the stage such application has been filed under subsection 1. करेगा उन केस में, अगर वो इनवॉलेंटरी है या वो प्रीवियसली कन्विक्टेड है सेम ऑफेंस में, तो उस केस में वो संहिता के अकॉर्डिंग उसमें मेरिट पे सुन लेगा और एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेगा। ठीक है हर्ष, पढ़ो हर्ष आगे। Section 291 Guidelines for mutually satisfactory disposition. In working out a mutually satisfactory disposition under clause A of subsection 4 of section 290, the court shall follow the following procedure, namely: clause A. In a case instituted on a police report, the court shall issue notice to the public prosecutor, the police officer who has investigated the case, the accused, and the victim of the case to participate in the meeting to work out a satisfactory disposition of the case. Proviso that throughout such process of working out a satisfactory disposition of the case, it shall be the duty of the court to ensure that the entire process is completed voluntarily by the parties participated in the meeting. Proviso further that the accused, if he so desires, may participate in such meeting with his advocate, if any engaged in the case. इसमें हाँ बोलो सर। बेसिकली इस पर 291 में ये बताया गया है, एक में प्रोसीजर बताया गया है, जो आपने एप्लीकेशन फाइल करी है 290 में, तो प्रोसीजर में ये बताया गया है कि केस जो पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट हुआ है, तो कोर्ट उसमें नोटिस इशू करेगा पीपी को, आईओ को, एक्यूज को और विक्टिम को कि वो मीटिंग में पार्टिसिपेट करें और म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन है वो लेके आए, और वो जो म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन होगा वो कोर्ट के इंश्योर करेगा कि वो वॉलंटरी हो, पार्टी जो पार्टिसिपेट कर रही है मीटिंग में। साथ ही एक और इसमें प्रोविजो दे रखा है कि एक्यूज अगर को लगता है वो पार्टिसिपेट कर सकता है उस मीटिंग में एडवोकेट के साथ। आगे क्लॉज बी, in a case instituted otherwise than on police report,
the court shall issue notice to the accused and the victim of the case to participate in a meeting to work out a satisfactory disposition of the case. Proviso that it shall be the duty of the court to ensure throughout such process of working out a satisfactory disposition of the case that it is completed voluntarily by the parties participating in the meeting. Proviso further that if the victim of the case or the accused so desires, he may participate in such meeting with his advocate engaged in the case. सर इसमें पुलिस रिपोर्ट के अलावा जो हम कंप्लेंट केस है उसकी बात कर रहा है, उसमें कोर्ट इशू करेगा नोटिस एक्यूज को और विक्टिम को कि वो पार्टिसिपेट करे मीटिंग में ताकि सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन लेके आ सके। प्लस इसमें कोर्ट ये इंश्योर करेगा जो पूरा प्रोसेस होगा सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन का वो कंप्लीटली वॉलंटरी होगा जो पार्टी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। प्लस इसमें एडवोकेट्स भी लेके आ सकती है पार्टीज, विक्टिम के भी और एक्यूज के भी अगर उन्हें लगता है। ठीक है यहाँ तक हर्ष? ठीक है यहाँ तक? यस सर। अजय जी बोलो आगे। यस सर। सेक्शन 292। अनिल जी आप नहीं, अजय जी आप बोलो। So section 292, report of mutually satisfactory disposition to be submitted before court. Where in a meeting under section 291, a satisfactory disposition of the case has been worked out, the court shall prepare a report of such disposition, which shall be signed by the presiding officer of the court and all other persons who participated in the meeting. And if no such disposition has been worked out, the court shall record such observation and proceed further in accordance with the provisions of the Sanhita from the stage of the application under subsection 1 of section 290 has been filed in such case. क्या कह रहे हैं भाई? सर ये है कि अगर आपने MSD म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन अगर आपका हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट आपको फिर कोर्ट उसकी रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट तैयार करेगा और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है कोर्ट का और जो जिन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है उन सबके साइन होंगे। ठीक है, बोलो अजय। अनिल जी क्लैरिफाई करो अगर है तो कोई जरूरत। और अगर वो डिस्पोजिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है सर तो प्रोसीड होगा फर्दर सर। ठीक है, अगर MSD प्रोसीड नहीं हुआ तो केस मेरिट पे चल जाएगा। अगर वो मैच्योर हो गया तो उसको हम कोर्ट में भेज देंगे और वो MSD कोर्ट की फाइल का पार्ट बन जाएगा। ठीक है यहाँ तक? पढ़िए अनिल जी, नेक्स्ट बोलो अजय जी। यस सर। मेरा एक डाउट है, ये जो कल आपने बताया था सेशन ट्रायल में कि प्लीड गिल्टी हुआ था, फिर प्रोसिक्यूशन विटनेस हुआ था, फिर एक्विटल हुआ था, प्लीड गिल्टी भी हुआ था, तो ये जो प्ली बार्गेनिंग की कौन सी स्टेज है सर? कल तो नहीं बताई थी ये स्टेज, कल जो आपने नहीं सर, ये स्टेज नहीं है, ये रिलीफ है। ये स्टेज नहीं है, ये रिलीफ है। अगर कोई एक्यूज उन केसों में जिन केसों की सजा 7 साल से कम है, उन केसों में केस के दौरान कभी भी किसी भी स्टेज में उस कोर्ट में जहां केस चल रहा है उस कोर्ट में इस रिलीफ की एप्लीकेशन लगा सकता है। अजय जी मतलब सर कोई भी ट्रायल हो, जैसे सेशन ट्रायल हो चाहे नहीं सर, बोला ना हमने 7 साल से जिसकी कम सजा है। अच्छा, उस ट्रायल में तो उसका कौन सा ट्रायल होता है सर जिसकी 7 साल से कम सजा है? वो तो डिफरेंट, वहां पे हमारा जो शेड्यूल लिखा है ना, तो वहां पे लिखा हुआ है कि 7 साल से कम की सजा वाले सेशन ट्रायल भी हो सकते हैं, मजिस्ट्रेट ट्रायल भी हो सकते हैं, एनी मजिस्ट्रेट वाले ट्रायल भी हो सकते हैं। अच्छा, तो उस जो अगर वो सेशन ट्रायल है या वारंट ट्रायल है तो उस ट्रायल में किसी भी स्टेज पे
चाहे वो प्लीड गिल्टी हो, चाहे एविडेंस हो, किसी भी स्टेज पे वो एप्लीकेशन लगा सकता है इसकी प्ली बार्गेनिंग की। हाँ जी, ठीक है सर। पढ़िए अनिल जी आगे। Yes, sir. Section 293, disposal of case. Where a satisfactory disposition of the case has been worked out under Section 292, the court shall dispose of the case in the following manner, namely, A. The court shall award the compensation to the victim in accordance with the disposition under Section 292, and hear the parties on the quantum of the punishment, releasing of the accused on probation of good conduct or after admonition under Section 401, or for dealing with the accused under the provision of the Probation of Offenders Act 1958 or any other law for the time being in force, and follow the procedures specified in the succeeding clauses for imposing the punishment on the accused. B. After hearing the parties, वन बाय वन समझा दीजिए सर। जी सर, इसमें बोला गया है कि सर अगर सेटिस्फैक्ट्री जो डिस्पोजिशन है वो सक्सेसफुल रहा तो जो विक्टिम को है वो कंपनसेशन उसको दिलाया जाएगा, जैसा भी डिस्पोजिशन में एग्रीमेंट हुआ है, एग्री हुए हैं, और पार्टीज को सुना जाएगा वो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट देने के लिए भी, और फॉलो उसका अगर प्रोबेशन में है, मतलब प्रोबेशन में रिलीज करना तो वो सुना जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली अगर मतलब गुड कंडक्ट है या एडमोनिशन दे के भी उसको प्रोबेशन पे छोड़ दिया जाएगा। प्रोबिशन होता है कि भाई उसको बॉन्ड लेके छोड़ना, और एडमोनिशन होता है कि उसको बिना बॉन्ड लेके सिर्फ उसको डांट डपट करके छोड़ देना, चलो दोबारा ये अपराध मत करना, ऐसे बोल के छोड़ देना, चलो 4 दंड बैठक मारो और जाओ घर जाओ, ठीक है, वो तो हो गया एडमोनिशन। लेकिन प्रोबिशन में आपसे बॉन्ड ले लेंगे मैक्सिमम 3 ईयर का, और कम कितना का भी हो सकता है, कि भाई आप बॉन्ड भरो कि मैं फला 1 साल 2 साल 3 साल गुड कंडक्ट में रहूंगा। अगर गुड कंडक्ट में ना रहे वो तो मधु जी सर वो बॉन्ड जो उसने दिया है उसको फॉरफिट कर लेंगे। फॉरफिट ना करेंगे, वो तो कन्विक्ट हो चुका है, बॉन्ड भरवाया है, अगर कंप्लाइंस ना करे तो उसको पकड़ेंगे और उसको ओरिजिनल केस की सजा के तौर पे जेल भेज देंगे। ठीक है, यहां तक ये मिनिमम बताया, बाकी उसका अलग पूरा कंसेप्ट है। या तो उससे फाइन भी ले सकते हैं, अगर उसने पहली बार गलती करी है ना अनसुईया, पहली गलती करी तो 50 रुपए लेके छोड़ भी सकते हैं दोबारा। लेकिन अगर उसने पहली गलती ना है तो उसको ओरिजिनल केस की जो सजा है उसके लिए जेल भेज देंगे। ठीक है मधु जी, पढ़ो अनिल। Yes, sir. So clause B, after hearing the parties under clause A, if the court is of the view that section 401 or the provision of the Probation of Offenders Act 1958 or any other law for the time being in force are attracted in the case of the accused, it may release the accused on probation or provide the benefit of any such law. बताओ। तो इसमें सर पार्टीज को हियर करने के बाद में अगर उसको प्रोबेशन का उसमें बनता है तो वो प्रोबेशन पे उसको छोड़ देगी बॉन्ड लेके उसको। चलो जी सर। नेक्स्ट सब क्लोज सी, आफ्टर हियरिंग द पार्टीज अंडर क्लोज बी, if the court finds that minimum punishment has been provided under the law for the offense committed by the accused, it may sentence the accused to half of such minimum punishment, and where the accused is
first time offender and has not been convicted of any offense in the past, it may sentence the accused to 1/4 of such minimum punishment. सर सहायक इसमें जी, वही सहायक जी, वहां पे एप्लीकेशन वो बंदा नहीं लगाएगा जो पहले अपराध घोषित हो चुका है, सजा हो चुकी है और दोबारा वही अपराध करता है, तो वो तो एप्लीकेशन ही नहीं लगा पाएगा। यहां ये कहा कि अगर वो दूसरा अपराध है तो उस केस में वो फर्स्ट ऑफेंडर है और पहले वो किसी भी अपराध में उसको सजा ना मिली, मतलब केस तो बना पर उसको सजा ना मिली हो, डिस्चार्ज हो गया हो, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं, प्रोविजन हो गया हो, ऐसा हम बोलना चाहते हैं। ठीक है अंशु, ये सहायक जी चलिए बोलो अनिल जी। subsection D, sir. In case after hearing the parties under clause B, the court finds that the offense committed by the accused is not covered under clause B or clause C, then it may sentence the accused to 1/4 of the punishment provided or extendable for such offense, and where the accused is first time offender and has not been convicted of any offense in the past, it may sentence the accused to 1/6 of the punishment provided or extendable for such offense. इसमें सर यही 1/4, अगर उसमें मिनिमम पनिशमेंट का नहीं जिक्र प्रेस्क्राइब्ड नहीं किया हुआ है तो 1/4 होगा जनरल कंडीशन में। एंड अगर अगर इसमें प्ली बार्गेनिंग का बेनिफिट उसको मिलता तो 1/6 हो जाएगा वो पनिशमेंट। नहीं, सामान्य तौर पे 1/4। 1/4, हाँ सर। अगर वो फर्स्ट ऑफेंडर है, पहले कन्विक्ट नहीं हुआ तो 1/6। यस सर। ठीक है अनुसुईया, सहायक जी, अजय जी, अक्षिका जी, मधु जी, हर्ष जी, ठीक। अब जो जिन्होंने वीडियो ऑन कर रखा है उनके अलावा अगर कोई बोलना चाहता तो वो हैंड रेज करे एक बार। जिन्होंने वीडियो ऑन कर रखा है इनके अलावा अगर कोई रीडिंग करना चाहता है तो एक बार हैंड रेज करे सर। नहीं, आप नहीं सहायक, बाकी और सर रीडिंग भी आपकी पढ़ाई का पार्ट है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अपना वीडियो ऑन करिए ताकि हम आपसे भी मेहनत करवा सकें। बोलिए योगेश जी। सर सेक्शन कौन सा चल रहा है? फिर जब तुम्हें सेक्शन ही नहीं मिला तो तुम क्या घंटा पढ़ोगे? सर मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। फिर पढ़ के भी क्या फायदा होगा जब अभी ज्वाइन हुआ है तो? सर ज्वाइन अब अगर विदाउट प्रेजुडाइज, अगर आप ज्वाइन अब हुए हो तो पढ़ के क्या समझ में आएगा बताओ मेरे को? सिंपल सी बात पूछ रहा हूं मैं आपसे। सर फायदा जब मिलेगा ना जब आपको पूरी पंचायत की कहानी पढ़ी हो, नहीं तो आप कहोगे सर ये पढ़ तो लिया, क्योंकि मैं पूछूंगा भी, फिर आपको पढ़वाने के बाद मैं पूछता भी हूं तो वो चीज आप नहीं बता पाओगे। बट एनीवे पढ़िए दिखा 294 पढ़ो योगेश जी। 294 Hello, the court shall deliver its statement in terms of section 293 in the open court, and the same shall be signed by the presiding officer of the court. बताओ अब इसमें क्या लिखा?
कोर्ट शैल डिलीवर जजमेंट, सो कोर्ट ऐसे जजमेंट डिलीवर किया जो 293 में इन ओपन कोर्ट द सेम शैल बी साइन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट। ये तो प्रिसाइडिंग दोबारा ऑफिसर रीडिंग, ऑफ दैट, ये तो सर दोबारा रीडिंग कर दी। अब सीधी ये बता दो, दो बात बतानी है इसमें, वो बता दो हमें तो बस। जो जजमेंट ये किया है, डिलीवर किया है, वो 293 की है। वो ये ओपन कोर्ट में जो जजमेंट है उसकी तरह ही है, और जो सेम उसकी तरह ही सेम है, और वो सिग्नेचर बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा, जो साइन करेगा वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट करेगा। वेरी गुड। मधु जी अब बता दो, दो बात बतानी है अब सीधी सीधी। सर जजमेंट आएगा वो ओपन कोर्ट में आएगा और जजमेंट को प्रिजाइडिंग ऑफिसर साइन करेगा कोर्ट का। बस मोटी सी दो वर्ड है, जजमेंट ओपन कोर्ट में आएगा और जज उस पर साइन करेगा, सिंपल। चलिए सर, अक्षिका पढ़ो। Yes, sir. Section 295, Finality of Judgment. The judgment delivered by the court under this section shall be final, and no appeal except the special leave petition under Article 136 and the writ petition under Articles 226 and 227 of the Constitution shall lie in the court against such judgment. Sir, इसके अंदर बेसिकली ये बात है, इसमें जो भी जजमेंट आएगी वो फाइनल होगी कोर्ट की, उसकी अपील नहीं हो सकती, बट एक्सेप्शन ये दे रखा है, उसके रिट पिटीशन हो सकती है या फिर एसएलपी हो सकती है। रिट पिटीशन 226 226, 227 और 227, और एसएलपी जो है 136, ये हमने बोला। यस सर। बोलो सहायक आगे। Section 296. Power of court in plea bargaining. A court shall have, for the purpose of discharging in its function under this chapter, all the powers vested in respect of bail, trial of offences, and other matters relating to the disposal of a case in such court under this संहिता। क्या कह रहे सहायक ये? सर इसमें कोर्ट के पास वो बेल देने का पावर है। बेल, डिस्पोजल ऑफ केस, बेल, ट्रायल, मतलब कुछ भी काम जो कोर्ट कर सकती है ना, वे सारे काम भी ड्यूरिंग एप्लीकेशन, वो सारे काम भी वो कर सकती है, ये इसने बोला। ठीक है यहां तक? चलिए पढ़िए मधु जी। Section 297, period of detention undergone by the accused to be set off against sentence of imprisonment. The provisions of Section 468 shall apply for setting off the period of detention undergone by the accused against the sentence of imprisonment imposed under this chapter in the same manner as they apply in respect of the imprisonment under any other provisions of this Sanhita. तो मोटा मोटा सेट ऑफ का मतलब बताया था हमने, एडजस्ट होना, क्रिमिनल लॉ में सजा का एडजस्ट होना, वो सजा जो आप पहले आपको अपराधी घोषित ना हुए मधु जी आप, परंतु इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इंक्वायरी के दौरान, ट्रायल के दौरान आप जेल के अंदर रहे, तो जब अगर आपको सजा होगी तो वो पीरियड जो ऑलरेडी आप ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल में रह चुके हो, वो आपके कन्विक्शन में से माइनस हो जाएगा। ठीक है यहां तक? चलिए सर, बोलो अनसुईया। Section 298, Savings. The provision of this chapter shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other provisions of this Sanhita, and nothing in such other provisions shall be construed to constrain the meaning of any provision of this chapter. Explanation. ये तो बेवकूफ बना रहा है, अब अगला पढ़ो एक्सप्लेनेशन। Acha. For the purposes of this chapter, the expression public prosecutor has the meaning assigned to it under clause 5 of
section 2 and includes an assistant public prosecutor appointed under section 19. So इसमें definition जो दिया गया है PP और APP का वही relate पीपी के करके अंदर पीपी के अंदर एपीपी भी शामिल है। बोलो हर्ष आगे, हैंड डाउन करो मधु। Section 299, statements of accused not to be used. Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the statements or facts stated by an accused in an application for plea bargaining filed under Section 290 shall not be used for any other purpose except for the purpose of this chapter. So basically इसमें यही बोला गया जो उसने एप्लीकेशन में जो भी फैक्ट्स और स्टेटमेंट्स एसर्ट करे हैं प्ली बार्गेनिंग में, तो उस स्टेटमेंट का कहीं और भी यूज नहीं करा जाएगा सिवाय इस चैप्टर के प्ली बार्गेनिंग के। ठीक है, पढ़ो अजय जी लास्ट सेक्शन। अजय जी पढ़िए। जी, so section 300, non-application of chapter. Nothing in this chapter shall apply to any juvenile or child as defined in section 2 of the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015. क्या कह रहा है अजय जी? सर ये जो है प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट जो जुवेनाइल जस्टिस के क्राइम होते हैं उनमें अप्लाई नहीं होगा। ठीक है सर, चलिए सर आज हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है। अगला कंसेप्ट क्या है हर्ष? अनसुईया? चार्ज तो बाद में होगा सर। नहीं चार्ज अभी नहीं बेटा। इशू एस्टॉपल, इशू एस्टॉपल का होना चाहिए आई थिंक। Issue estoppel and jeopardy. हाँ तो ये अब पढ़ के आइए, कल इस पे बात करेंगे, परसों मतलब। बोलो सायक जी। सर चैप्टर नंबर कौन सा है ये? चैप्टर तो देखना 23. पड़ेगा। Sorry? आज का ना सेक्शन तो नहीं, ना, कल के लिए। कल जो सेक्शन है वो बता दो एक बार। पहले तो पुराना तो 300 था,